तो आपको बता दें, मुद्दे बहुत सारे हैं, टॉपिक भी बहुत सारे हैं और बात भी बहुत सारी होंगी, लेकिन शुरुआत करेंगे सबसे पहले उन लोगों से जिनके पास ताजुद्दीन अंसारी जी गए, उन्होंने बात की, उनसे मुलाकात की और उनकी परेशानियों को सुनी, उनकी समस्याएं क्या क्या थी, उनकी समस्याओं का हल क्या क्या है, ये जानेंगे पहले डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी जी से। ताजुद्दीन, आप अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग राज्यों में आप गए हैं, आपने देखा है, बहुत लोगों की बातें सुनी हैं, आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ओबीसी के, कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, समस्याएं भी आपके सामने आई होंगी। आप जिन जिन राज्यों में गए वहाँ पर आपने क्या क्या देखा, क्या कुछ सुना, लोगों की क्या क्या समस्याएं थी और आप क्या गुजारिश करेंगे कि भारत सरकार क्या क्या चीज़ें बदले ताकि लोगों को सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकें? देखिए, मैं पहली बात तो ये कि बुनकर समाज से आता हूँ जी। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश में मुख्तलिफ जगह, मेरठ, बिजनौर, सीतापुर, बाराबंकी, जहाँ जहाँ भी बुनकरों का काम होता है, उसके अलावा राजस्थान में मैं गया जहाँ पर एक डोरिया की साड़ी बनती है, तो मैंने उसको बड़े करीब से देखा कि वहाँ के जो मेहनत कश मज़दूर लोग हैं वो किस तरह से बेटियाँ जो हैं वो काम करती हैं, पूरा घर काम करने के बाद शाम को 100 रुपये नहीं कमा पाते जी। और उनको कोई फैसिलिटीज़, कोई सहूलत सरकार की तरफ से नहीं मिलती। मजबूरी क्या है उन लोगों की कि आज उन्होंने जो कपड़ा बनाया, अगर उसको उन्होंने नहीं बेचा तो आगे सूत वाले के पैसे देने हैं जी। रोटी आटा खरीदना है, चावल खरीदना, उनके पास पैसे नहीं है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारे उपाध्यक्ष जनाब राहुल गांधी जी ने एक मीटिंग हम लोगों की कराई थी। महामहिम राष्ट्रपति जो आज हैं प्रणब मुखर्जी साहब, वो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, आनंद शर्मा साहब टेक्सटाइल मिनिस्टर थे, मैं उस मीटिंग में मौजूद था और मैंने ये बात रखी थी कि इन बुनकरों को भी इनकी बहुत बड़ी समस्या है। मैं भिवंडी भी गया महाराष्ट्र में, वहाँ भी मैंने बुनकरों की यही समस्याएं देखी जी। तो इनको भी किसानों की तरह से, जैसे किसानों को ऋण मिलता है, इनको भी 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड बनना चाहिए बुनकरों के लिए, तब जाकर के इनकी गुर्बत दूर होगी। जैसा मैंने बहुत करीब से देखा कि बुनकर समाज पूरी फैमिली घर की लगी होती है, छोटा बेटा भी, बहू भी, माँ बाप सब काम करते हैं, तब जाकर के ना उनके पास मार्केट होती है ना कुछ होता है और वो मजबूर हैं दलालों के हाथ में अपने माल को बेचने के लिए। जैसे श्रीमती सोनिया गांधी जी ने एक स्कीम चलाई थी, नो प्रॉफिट नो लॉस की योजना बुनकरों के लिए, जिसमें बहुत फ़ायदा बुनकरों को हुआ था। आज आप यूपी के अंदर खास करके देखिए, यूपी हैंडलूम है, यूपी का है, ये सब बंद पड़े हुए हैं। कोई काम बुनकरों का इसमें नहीं हो रहा, बल्कि बुनकर समाज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी एक पहचान थी हिंदुस्तान की, कॉटन के कपड़े की, जो एक्सपोर्ट होता था हिंदुस्तान से, चाहे वो बनारस की सिल्क हो जी, चाहे वो मद्रास चेक का कपड़ा बनता था, उसके शर्ट बनती थी वो हो, डोरिया की साड़ी हो, ये तमाम चीज़ें हमारी एक्सपोर्ट होती थी। आज ये सब चीज़ें एक्सपोर्ट पे फ़र्क पड़ गया जी। सिर्फ इसलिए कि इनके पास ज़राए नहीं है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, पैसे नहीं है। तो इनके पास पैसे कैसे आएंगे? क्योंकि देखिए, योजनाएं तो बहुत सारी चलती हैं अंसारी जी, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। वो धरातल पे कितनी आती हैं ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि वो धरातल पे आते आते वहां से अगर वो करोड़ों की योजनाएं चलती है तो यहाँ पे आके लाखों के बाद ये रुपयों में कन्वर्ट हो जाती हैं। हाँ, तो यही सबसे बड़ी गलत बात है। मैंने सरकार से ये डिमांड की थी कि सबसे पहले तो बुनकरों की पहचान हो, उनके कार्ड बने कि बुनकर असल में है कौन, बिल्कुल। फिर उनके जीरो बैलेंस से बैंक में अकाउंट खुले और किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं है, सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचे। आज की तारीख में जो सहकारिता विभाग के लोग हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं जी, तो वो लोग क्या करते हैं, वो बुनकरों का हक छीन लेते हैं और गरीब बुनकर तक वो पैसा नहीं पहुंच पाता। ये बात मैंने राहुल जी से भी कही थी, ये बात मैंने जहाँ जहाँ भी जो थे मंत्रालय उन सब से कही और उस पर अब अमल होना शुरू होगा। लेकिन अंसारी जी, जब आप भ्रष्टाचार की हम बात कर ही रहे हैं तो कहीं ना कहीं भ्रष्ट तो ऊपर के लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि भ्रष्ट सिर्फ नीचे के लोग ही हैं या
पैसा जब आता है तो सिर्फ नीचे तक ही पहुंचने में वहां जाके कोई घपला होता है, ऊपर भी देखते हैं हम भ्रष्ट तो बहुत सारे हैं। देखिए, और देखिए मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी आपसे और पूछना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि आपके मंत्रियों में भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। देखिए मोहतरमा, अगर हमारे मंत्रियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो वो जेल गए। ये आपने हिंदुस्तान में सबसे पहले देखा होगा कि अगर हमारे मंत्री ने किसी ने भ्रष्टाचार किया या उसके ऊपर शक हुआ, कोर्ट ने अभी उसको भ्रष्टाचारी नहीं साबित किया, फिर भी हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने उनसे इस्तीफा लिया और उनको जेल भेजा। उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, अगर वाकई वो मुलजिम होंगे तो उनको सजा मिलेगी। देखिए, सजा मिलने से अंसारी जी सारी बातें खत्म नहीं हो जाती। बात तो यहाँ पर यह आती कि जो पैसा देश का चला गया, जो देश के लोगों ने कमाया, कर भर अपना टैक्स चुकाया, उन्होंने टैक्स चुकाने के बाद जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया, आज राजकोषीय घाटा हमारा चल रहा है। आज बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सब कुछ हमारे सामने ही आ रहा है। आज हम रुपए को देख रहे हैं कि कैसे गिरता चला जा रहा है। वो पैसा जो चला गया, अगर मंत्री आ भी जाते हैं, जेल भी चले जाते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो पैसा तो वापस नहीं आएगा? कैसे वापस लाएंगे इतना सारा पैसा? देखिए, जहां तक उस चीज का ताल्लुक है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में अगर जाएंगे जी, तो वहाँ सब जगह मद्दी का बुरा हाल है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर क्या है कि सारी जो भी हमारी इकोनॉमी है मेन वो कृषि के ऊपर डिपेंड करती है जी। आज की तारीख में जो हमारी सरकार ने अभी देखिए फूड बिल एक लेके आए, मेरा ख्याल है दुनिया के अंदर किसी कंट्री की हिम्मत भी नहीं है, कोई ला भी नहीं सकता कि देश की 67% जनसंख्या को खाने के लिए बिल्कुल 100% की गारंटी ये हमारे फूड बिल में है। बिल्कुल, देखिए फूड बिल तो आया, इस पे बात करेंगे हम, लेकिन बात अभी भ्रष्टाचार की हो रही है। अंसारी जी, भ्रष्टाचार में कई ऐसे मंत्री हैं जो आपके गवर्नमेंट से ताल्लुकात रखते थे। अगर आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी अगर यहाँ पर सावधानी बरती जाती गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से, क्योंकि जब 2G घोटाला हो रहा था, जब CWG घोटाला हो रहा था, सबकी आंखें खुली हुई थी, फाइलें सबके पास जाती थी, ऐसा नहीं कि किसी एक के साइन के बगैर वो फाइल आगे बढ़ती हो। अगर थोड़ी सी वहां पर समझदारी बरती जाती तो आज जो हमारे पर कलंक लगा, बेशक मान लीजिए वो जेल नहीं गए, जेल गए हैं, बेशक उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है या भ्रष्टाचार साबित नहीं हुआ है, अगर साबित हो जाए तो आपको क्या लगता है कि अगर थोड़ी सी वहां पर सावधानी बरती जाती तो कहीं ना कहीं ये पैसा तो कहीं कम से कम बच जाता? आप मुझे बताइए जी, आप मुझे बताइए कि एक शख्स रेल मंत्री है जी, उस आदमी को क्या 10, 20, 50 लाख रुपए की रिश्वत की जरूरत है? ऐसा नहीं है, बल्कि उनको फंसाने के लिए लोग साजिश भी रचते हैं, और ये कोर्ट सिद्ध करेगा, अदालत हमारे हिंदुस्तान की जिसके ऊपर सारी दुनिया का यकीन है। अभी आप बंसल जी को ले लीजिएगा, क्या बंसल जी रेलवे मिनिस्टर होने के बाद उन्हें 1 करोड़ या 50 लाख रुपए की रिश्वत चाहिए थी? अरे अगर वो रिश्वत लेते तो 100, 200, 500 करोड़ की लेते जी। तो ये सारी चीजें फंसाने की एक साजिश भी होती है, ठीक है, और ये विपक्ष के लोग ऐसा करते हैं। रेलवे मंत्रालय में तो ठीक है, आपने कहा कि रेलवे मंत्रालय में 1 करोड़ 2 करोड़ की जरूरत नहीं होती, लेकिन CWG घोटाला तो बहुत बड़ा घोटाला। हाँ, देखिए CWG घोटाला बहुत बड़ा घोटाला था। हाँ, देखिए उस घोटाले में अभी आपने देखा होगा कि अभी भी हमारी कोर्ट में तारीख थी, अनिल अंबानी साहब देखिए मुलजिम की हैसियत से थे, उनकी बेगम भी थी जी। तो हमें सबसे बड़ा जो हमारा एक यकीन है वो हिंदुस्तान के कानून पे यकीन है कि वो कानून से बढ़ के, अभी संजय गांधी को आप देख लीजिएगा कि सारी दुनिया ने कोशिश कर ली, लेकिन कानून है, संजय गांधी आज जेल में है। तो आप सब्र कीजिए, जिस किसी ने भी घोटाला किया होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नुकसान किया होगा, वो बच नहीं सकता। हमारी सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस कमेटी ने किसी की माफ़कत नहीं की, बल्कि किसी पे अगर ज़रा सा भी कोई घोटाले का चार्ज लगा तो उसकी तुरंत सबसे पहले उससे इस्तीफा लिया और वो जेल गया, उसकी कोई वकालत नहीं की। बिल्कुल। और आज भी उनमें से काफी लोग जेलों में मौजूद हैं। जेलों में मौजूद है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाती तो यहाँ तक भी नौबत नहीं पहुँचती। जहाँ तक देखिए, अगर सावधानी ना बरती जाती तो आज हमारी सरकार को 9 से 10 साल हो गए, तो जो हशर हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के अंदर लोगों की बेरोजगारी का हाल है, आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर खुदा का शुक्र है इंटरनेशनल लैंग्वेज पे पूरे दुनिया के ऊपर आज हिंदुस्तान का जो है एक नाम है और बहुत जल्दी सुपर पावर बनेगा। बिल्कुल सुपर पावर बनेगा। जब आपने गरीबी की बात करी ली है अंसारी जी,
तो गरीबी के आंकड़ों को भी देख लेते हैं और शायद उस गरीबी की बात भी कर लेते हैं। जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं कि 35 रुपए और 30 रुपए में थालियां मिलेंगी और लोगों के पेट भरेंगे। क्या लगता है आपको कि आज की तारीख में आप हर राज्य में घूमे, आप गए हैं, 5-6 राज्यों का आपने दौरा किया है, वहां पर आप गरीबों से मिले, ओबीसी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आपने बहुत लोगों को देखा होगा। गरीबी, आपने अभी भी बुनकरों की बात की, क्या लगता है आपको 30-35 रुपए में दिन भर का एक परिवार खाना खा सकता है, जिस तरह से आपके जो भारत सरकार उनके आंकड़े कहते हैं? देखिए, जहां तक महंगाई का ताल्लुक है जी, तो इसमें कोई दो राय नहीं, महंगाई बिल्कुल बढ़ी है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूं, महंगाई बढ़ी है और सरकार इस पे कोशिश करने के लिए तभी एक जो बिल लाए हैं, फूड बिल, 67%, 2 रुपये किलो चावल गेहूं, 3 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो मोटा अनाज, ये इसीलिए बिल लाया गया। तो महंगाई कहाँ रह गई जब 67% जनसंख्या को 2 रुपये किलो और 3 रुपये किलो चावल और गेहूं दिया जाएगा, तो फिर महंगाई तो खत्म हो गई ऑटोमेटिक। आप किस 67% पीपल की बात कर रहे हैं? मैं उनकी बात कर रहा हूं जो गरीब लोग हैं। कौन गरीब है? वही जो लोग, हिंदुस्तान के जो गरीब लोग हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड बने हुए हैं, जो गुर्बत में है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हीं को तो सब। अंसारी जी, आप ही की बात, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि लोगों में जागरूकता नहीं है, उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। उनके लिए अगर महंगाई बढ़ रही है अंसारी जी, आप उनके लिए चाहे खाद्य बिल ले आइए, चाहे सुरक्षा बिल ले आइए, बिल लाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उन्हें जानकारी नहीं है, उनके पास कोई बेनिफिट नहीं है, उनके पास नहीं मिले, तो उनके लिए तो महंगाई बहुत बड़ी चीज है ना। देखिए बात आपकी, और सरकारी, देखिए आपके आंकड़े कहते हैं कि बीपीएल परिवारों में बहुत कम संख्या है, कोई ज्यादा बहुत बड़ा बीपीएल हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गरीबी नहीं है। ये खुद सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी के आंकड़े कहते हैं। क्या आप मानते हैं कि आप 67% की, जिस परसेंट की आप बात करें कि हम इतने लोगों को अनाज देंगे, ये मोटा अनाज मिलेगा, ये इतना अनाज मिलेगा, क्या मिलेगा वाकई में वो? देखिए, इससे पहले जब मनरेगा स्कीम लागू हुई जी, तो उस वक्त भी तमाम लोग यकीन नहीं कर रहे थे जी कि साहब मनरेगा किस तरीके से लोगों को रोजगार मिलेगा। 100 दिन की गारंटी का रोजगार की एक योजना मनरेगा लागू हुई, जो दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आप मुझे बताइए, क्या मनरेगा से करोड़ों परिवारों को फायदा नहीं पहुंचा? देखिए, आप मुझे बताइए, करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचा? लोगों को फायदा तो देखिए सिर्फ आपके आंकड़े कहते हैं। आंकड़े नहीं, अंसारी जी, राज्यों में आप भी गए हैं, मिले आप भी हैं, पता आपको भी होगा कि कितने, बेशक आप भारत सरकार में भारत सरकार की बड़ाई करें वो बात अलग है, लेकिन गए तो आप वहां पे है, लोगों से मिले भी हैं, सड़कों की हालत भी देखिए, मनरेगा के मजदूर भी देखे आपने, और मनरेगा में चल रहे लोगों की मजदूरी की जो मिलने वाली मजदूरी उसे भी देखा। मोहतरमा, देखिए वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई योजना यहाँ से लागू की तो वो राज्य सरकार लागू करती है। अब राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जहाँ जहाँ हमारी सरकारें नहीं है वहाँ तो हमारा जोर है नहीं। बिल्कुल, जब हमारा जोर वहाँ नहीं है तो वो सरकारें अगर उसको लागू नहीं कर रही तो उसके लिए हम क्या करें? ये तो है नहीं। उसके लिए अगर हम योजना को अलग से हटा लेते हैं तो वो कहेंगे देखिए साहब भेदभाव कर रहे हैं। आप गुजरात का देखिए, गुजरात का मॉडल है मिसाल के तौर पे, तमाम दुनिया कहती है कि साहब गुजरात के अंदर ये तरक्की हो गई। क्या तरक्की होगी गुजरात में? अरे आप तरक्की देखिए दिल्ली के अंदर, आप तरक्की देखिए हरियाणा के अंदर जी, आप तरक्की देखिए राजस्थान के अंदर जी। तो ऐसा क्यों नहीं है? जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ ज़बरदस्त तरक्की हुई, एक्चुअल में हुई। और ये जो कहने का मतलब है कि नरेंद्र मोदी के मॉडल में तरक्की नहीं हुई। किस चीज़ की? किसी भी चीज के औद्योगिक जहाँ तक विस्तार से ले लीजिए, देश विदेश से ताल्लुकात के रख लीजिए। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप एक बात बताइए कि किसी भी मुल्क की, किसी भी स्टेट की, एक राजा की जो प्रजा होती है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये शुरू से मैंने किताबों में पढ़ा है। बिल्कुल, आपने पढ़ा नहीं, हर कानून में लिखा भी है, और हर कानून में संविधान भी है, और हमारे कानून में भी लिखा है, और हिंदुस्तान का संविधान भी है। बिल्कुल। आप मुझे बताइए कि तुम एक कौम की लाशों के ऊपर खड़े होकर के और राज्य की तरक्की की बात करते हो, ये कैसे कर सकते हो? आपने 2002 का दंगा वो देखा होगा, जिसमें खुले ऐलान छूट दे करके एक कम्युनिटी का कत्ल कर दिया गया हो, और उसके बाद आप तरक्की की बात कर रहे हैं। तो क्या हिंदुस्तान को जोड़ने की बात है, तोड़ने की बात है? आप मुझे एक चीज बताइए अंसारी जी, कि आपने कहा कि अभी उनके ऊपर ये कहा गया है कि वो एक लाशों के ऊपर खड़े थे, लेकिन आज तक उनके ऊपर कोई भी ऐसा केस नहीं है जो फाइनल हुआ हो, उनके ऊपर कोई दो दाग लगा हो। दाग देखिए, कोर्ट ने एकदम क्लीन चिट दी है। मैं वही बात कह रहा हूँ कोर्ट की, मैं कोर्ट की भी वही बात कह रहा हूँ। अभी तमाम लोग जो उनके आईएएस थे और आईपीएस थे वो जेलों में कैद हैं। उनके बयानात आप देखिए,
किस तरीके से फर्जी इनकाउंटर नरेंद्र मोदी कराते थे गवर्नमेंट को फायदा पहुंचाने के लिए, ये तो आप देखिए। उसके बाद आज जो यूपी के अंदर दंगे हो रहे हैं, आज जो खास करके यूपी का, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा आप देख लीजिए या कहीं का भी देख लीजिए, तो अमित शाह जैसे को यहाँ का अध्यक्ष बना दिया गया, तो इसीलिए दंगे हुए, इससे पहले तो नहीं हुए। इससे पहले कि अध्यक्ष बनाने के बाद ही ये दंगा हुआ? ये दंगे बिल्कुल उन्हीं की देन है, ये आरएसएस के लोगों की और बीजेपी की देन है जो दंगे हुए, बाकी किसी की देन ऐसी नहीं है। जब दंगों की बात आई तो जैसे नरेंद्र मोदी के राज्य में दंगे हुए, आपने इस बात को माना, सांप्रदायिक दंगे हुए, 2002 के गोधरा कांड को कोई नहीं भूल सकता, कार सेवकों की हत्या हुई उसे कोई नहीं भूल सकता, बाकी जो चीजें उसे कोई भूल नहीं सकता क्योंकि इतिहास के काले अक्षरों में लिखा गया है। सांप्रदायिक दंगा हुआ उत्तर प्रदेश में, आपने कहा बीजेपी ने किया, बीजेपी ने कैसे किया? शासन तो वहां पे सपा कर रही है। देखिए मैं वही बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो दंगे की नींव रखी गई जी, वो जनाब मुलायम सिंह यादव और लाल कृष्ण आडवाणी ने रखी जी। बाबरी मस्जिद का जो था मसला, उसमें रखी, पहले कार सेवकों को वहां पर आने दिया जी, और उसके बाद जब कार सेवक वहां पर पहुंच गए तो मुलायम सिंह जी ने गोली चलाने के आदेश दिए, और आदेश देने के बाद में 2-4 लोगों की वहां पर हत्याएं हुई, जो बिल्कुल गलत था। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक दंगे बढ़े, और दंगे बढ़ने के बाद आपको मालूम है कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। तो बीजेपी की गवर्नमेंट को बनाने में अगर सबसे बड़ा हाथ था तो बैनी प्रसाद इनका मुलायम सिंह यादव का हाथ था। लेकिन मुलायम, और सुनिए वही बताने जा रहा हूँ, जब मुलायम सिंह का हाथ था उन्होंने तमाम बीजेपी के लोगों को एक कर दिया। नहीं, इससे पहले कभी भी इंसानियत शर्मसार नहीं हुई थी। हिंदुस्तान के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलजुल के मोहब्बत के साथ रहते थे। बाबरी मस्जिद कोई मुद्दा नहीं था, उससे पहले कोई बाबरी मस्जिद को जानता भी नहीं था। यहाँ तक कि राम जन्मभूमि का जो थाना बनाया गया वो भी मुलायम सिंह यादव जी ने और आडवाणी जी के मशवरे से बना। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं, जैसा मैंने सुना है, कि आज भी इन लोगों का यही गठजोड़ है जी। और इस गठजोड़ से जो हमारे हिंदुस्तान की भोली भाली जनता है, जो शरीफ हैं, किसी भी मजहब मिल्लत के हों, इंसान है, हिंदुस्तानी हैं, उनको मरवाने का काम ये सियासी पार्टी कर रही है। बिल्कुल। जब आपने साठगांठ की बात कर ली अंसारी जी, तो अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो बीजेपी पे हमेशा ही कटाक्ष करती रही है, और साथ आज भी आपकी सरकार का दे रही है, और आपकी सरकार बाहर से उसका सपोर्ट भी ले रही है। देखिए हमारी सरकार का तो जब भी राज्यसभा में कोई वोटिंग हुई, लोकसभा में कोई वोटिंग हुई, सपा ने आपके पक्ष में वोटिंग की है। हाँ। और बात अगर हम बाकी चीजों की करें तो उसमें भी सपा आपके साथ खड़ी हुई नजर आती है। बहुत अच्छी, आप उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, वो आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं। बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं। देखिए बहुजन समाज पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये सारी पार्टियों का हमने इसलिए सपोर्ट लिया ताकि सांप्रदायिक पार्टियां जो हैं वो हिंदुस्तान के अंदर ना आ जाएं, इसलिए हमने इन सब पार्टियों को लिया। लेकिन आने वाला 2014 का जो चुनाव होगा वो कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी जी। समझ गए, और लड़ने के बाद में इंशाल्लाह हमारी सरकार बनेगी और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर होंगे वो राहुल गांधी, नई सोच का नया इंसान, जिन्होंने हमेशा प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठोकर मारी है जी, वही बनेंगे, देश का उत्थान होगा। यानी कि मनमोहन सिंह जी ने देश का उत्थान नहीं किया। मनमोहन सिंह जी ने इतना उत्थान किया कि अगर वो इतना काबिल इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्री ना होते तो आज हिंदुस्तान इस पैमाने पे नहीं होता जो है। यहाँ पर बेइंतहा भुखमरी फैली हुई होती। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ही इस चीज़ के लिए काबिल-ए-बाद हैं। और आज डॉलर का रेट आप देखिए फिर घटने लगा। आज डॉलर का रेट आप देखिए आज 64 रुपये का है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, करेंसी फिर अपना हमारा रुपया मजबूत होना शुरू हो गया। तो ये विश्वास की ये विश्वास की ज़रूरत है। देखिए जहाँ तक डॉलर्स का ताल्लुक़ है, इकोनॉमी का ताल्लुक़ है, तो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं जानता हूँ, मेरा दुबई में बिजनेस है, सऊदी में है जी। तो उसमें क्या होता है कि ज़रूरत है बाज़ार की, किस चीज़ की, वही एक छोटा सा है कि मनुष्य की इच्छाएं बेअंत हैं, उनको पूरा करने के सीमित साधन हैं, परंतु पूरा नहीं कर पाता मर जाता है जी। तो आपकी और मेरी इच्छाएं जिस किसी की भी उठेंगी वही उठेंगी जो चीज़ें हम दुनिया में ले सकते हैं। ऐसी चीज़ तो उठेगी नहीं कि हम आसमान को तोड़ लेंगे। तो वो इच्छाएं जो थी, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो इच्छा थी, वो उन्होंने इस 10 साल के अंदर ये बता दिया है
कि हिंदुस्तान को किस तरीके से चलाया जाए, और जो भी अपराधी थे, चाहे वो कांग्रेस के एमपी थे, चाहे मिनिस्टर थे, देखिए उनसे इस्तीफे लिए गए मिनिस्टरों से। सुबोध खान साय जी से इस्तीफा लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे यहाँ पे और भी बात करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि एक वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और बात करेंगे और तमाम मुद्दों पे, क्योंकि महंगाई भी आसमान पर है और सरकार दावे भी कर रही है इस चीज के कि महंगाई कम हो रही है। महंगाई कितनी कम हो रही है इस मुद्दे पे भी बात करेंगे। फिलहाल लेंगे यहाँ पे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।